अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत है और उन्हें संभाल के रखना हमारा हुनर है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां थी। 23 जुलाई को बजट होगा पेश। फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुसेना विधेयक सहित सत्र में 6 बिल भी प्रस्तुत करेगी सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ने 14 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति का किया गठन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मीडिया को सलाह, नकारात्मक बातों पर नहीं, रचनात्मक प्रयासों पर ध्यान दे मीडिया। संसद की कार्रवाई में व्यवधान पर भी जताई चिंता, कहा संसद में व्यवधान और रुकावटें नहीं बनने चाहिए राजनीतिक हथियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी 4 किताबों का राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विमोचन। राष्ट्रपति को पुस्तकों की प्रति भी की गई भेंट। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने उठाए बड़े कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत। कहा ड्रग्स का पूरा बिजनेस अब नार्को टेरर के साथ जुड़ा। ड्रग्स की कमाई से आने वाले पैसे को बताया देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा। वर्ष 2047 तक देश को मादक पदार्थ मुक्त बनाने का लिया संकल्प। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा। रोहित शर्मा के T20 से रिटायरमेंट के बाद सूर्य कुमार यादव होंगे T20 टीम के नए कप्तान। रोहित और विराट कोहली वनडे सीरीज का होंगे हिस्सा। शुभमन गिल दोनों टीमों के उप कप्तान नियुक्त। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जी हां, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। वहीं सरकार मॉनसून सत्र में 6 बिल भी रखेगी, जिसमें फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉयलर्स बिल, भारतीय वायुसेना विधेयक शामिल हैं। कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल भी सम्मिलित हैं। विधेयकों की सूची गुरुवार शाम को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई। ये सूची संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलने वाला है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति यानी कि BAC का भी गठन कर लिया है। 14 सदस्यों वाली इस समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष खुद करेंगे। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली इस समिति में सुदीप बंदोपाध्याय TMC, PP चौधरी BJP, लवु श्रीकृष्ण देवरायलु TDP, निशिकांत दुबे BJP, गौरव गोगोई कांग्रेस, संजय जायसवाल BJP, दिलेश्वर कामत JDU, भरथरी मेहता BJP, दयानिधि मारन द्रमुक, बैजयंत पांडा BJP, अरविंद सावंत शिवसेना UBT और के सुरेश कांग्रेस, अनुराग ठाकुर BJP और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित जूनियर एडिटर प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों से संसद भवन में मुलाकात की। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित जूनियर एडिटर प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के प्रजातंत्र के लिए पत्रकारिता का बहुत योगदान है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास की ओर पत्रकारिता का जो ध्यान जा रहा है, उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। किसी भी
राष्ट्र के प्रजातंत्र के लिए पत्रकारिता का बहुत योगदान है। इट इज नोन एज द pillar of democracy, the fourth pillar of democracy. And this pillar is all important. देश के विकास की ओर पत्रकारिता का जो ध्यान जा रहा है, उसमें गुणात्मक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। चिंतन मंथन का विषय है कि जिस घटना से जिसका दायरा कम है, जो घटना वर्तमान स्थिति को परिभाषित नहीं करती है, जिस घटना का दूरगामी असर नहीं है, वो घटना ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। नेगेटिविटी गेट्स विंग्स। गलत नैरेटिव है वो न्यूक्लियर स्पीड से चले जाते हैं। तो सार्थक काम हो रहे हैं, गहराई के काम हो रहे हैं, दूरगामी काम हो रहे हैं, उनकी ओर आकर्षण कम होता जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश की संसदीय व्यवस्था कितनी सुचारू ढंग से चले, वह पत्रकारिता पर निर्भर करती है। संविधान सभा चली 3 साल, करीब 3 साल, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ, कभी कोई नारेबाजी नहीं हुई, कभी कोई वेल में नहीं आया, कभी कोई उत्पात नहीं हुआ। वो वास्तव में प्रजातंत्र का मंदिर था। वहां प्रजातंत्र की पूजा होती थी, प्रजातंत्र का सर्जन हुआ था, प्रजातंत्र की नींव रखी गई थी। और आज के दिन हम क्या देख रहे हैं? अखाड़ा बन गया है। डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस राजनीतिक हथियार बन गए हैं। ये कितनी दर्दनाक बात है। पर पत्रकारिता इस मामले में चुप्पी साधे हुई है। डिस्टर्बेंस को आप हेडलाइन करते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं वो आपके हीरोज हो जाते हैं। आकलन करते नहीं है। कोई भी अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को कुछ भी कह दे, ऐसे दुराचरण को आप प्रीमियम पर रखते हैं। ये पत्रकारिता के लिए बहुत सोच और चिंतन का विषय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर संस्था अपने दायरे में रहे, इसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता चारों स्तंभ मैराथन मार्च फॉर भारत 24x7 का हिस्सा है। यह विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा हवन है। इसमें हर एक को आहुति देनी है और हर हाल में राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। उपराष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जैव ऊर्जा विकसित भारत का मार्ग विषय पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन और राष्ट्रपति भवन से जुड़े 4 किताबों का राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विमोचन किया गया। विंग्स टू आवर होप्स, आशाओं की उड़ान, कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमोचन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति को पुस्तकों की प्रति भी भेंट की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज 4 पुस्तकें विंग्स टू आवर होप्स, आशाओं की उड़ान, कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट्स की पहली प्रतियां सौंपी गईं।
राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये पुस्तकें राष्ट्रपति को सौंपी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। इन पुस्तकों का औपचारिक विमोचन आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों और लोकसभा चुनाव में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर केंद्र में सरकार बनाने के बाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में कर्मचारियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। वो लंबे समय तक गुजरात से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय टीम में काम करने के दौरान के अपने कई अनुभवों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि वो भी भाजपा कार्यालय में कई वर्षों तक रहे हैं और उन्हीं की तरह पार्टी के लिए काम भी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सब कुछ छोड़कर लगातार 3 महीनों तक बिना किसी छुट्टी काम करने के लिए सबको धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी संगठन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पार्टी के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ता इसके केंद्र में हैं। उन्होंने खास तौर से उन पुराने कर्मचारियों के साथ बातचीत की जो उनके साथ केंद्रीय कार्यालय में रहने के दौरान काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि हम सब एक परिवार हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी एजेंसियों का उद्देश्य ड्रग्स के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करना होना चाहिए। केवल नशा करने वालों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं उच्च स्तरीय बैठक की इस अवसर पर अध्यक्षता की। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे का पूरा कारोबार अब नार्को आतंकवाद से जुड़ गया है और नशे के कारोबार से आने वाला पैसा देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गया है। हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम 1 ग्राम भी ड्रग्स भारत में नहीं आने दें और न ही भारत की सीमाओं का इस्तेमाल किसी भी तरह से ड्रग्स तस्करी के लिए होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत भी की। मानस मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी साझा कर सकते हैं और नशा मुक्ति के साथ साथ पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए 24 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़ सकते हैं। मैं गुजरात से आता हूँ, गुजरात आता जाता रहता हूँ। जो मिलने आते हैं वो कॉलोन करने आते हैं, उनको भी पकड़ता हूँ ड्रग के लिए। तो मैंने गुजरात में कुछ केसेस बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किए। मानो एक फैक्ट्री पकड़ी है तो वहां से कहां तक जाना था ड्रग, वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है। और कोई खुदरा सामान पकड़ा है तो वहां से मणिपुर की बॉर्डर तक का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा आग्रह है राज्यों के सभी डीजी और चीफ सेक्रेटरी से कि हर इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटरिंग अथॉरिटी एक केस का इन्वेस्टिगेशन समझकर संतुष्ट न हो और ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बनाए, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का इन्वेस्टिगेशन बनाए। मुझे एक बहुत सीनियर अधिकारी मिले थे, उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, मैं मतलब ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता, इस तरह से कहा कि साहब ये ड्रग तो मालदीव जाना था, ड्रग तो लंका जाना था। भारत ने जुनून पैदा करना चाहिए
कि हम भारत में 1 ग्राम ड्रग आने भी नहीं देंगे और भारत से 1 ग्राम ड्रग दुनिया में जाने भी नहीं देंगे। ड्रग कहीं पर भी जाता है, भारत में उसको गंभीरता से लेना चाहिए और हमारा अप्रोच बहुत गंभीर होना चाहिए। हम इसको मुंह मोड़कर नहीं देख सकते जब तक पूरी दुनिया नहीं लड़ती है। हम दुनिया का हिस्सा है, हम नहीं बच सकते। गृहमंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त राष्ट्र के संकल्प, संगठनों में समन्वय, संगठनात्मक ढांचे में मजबूती और जन जागरूकता अभियान के साथ 3 सूत्रीय रणनीति भी बनाई है। नशा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। नशे की अवैध कमाई से देश विरोधी शक्तियां देश में अशांति व आतंक फैलाते हैं। सत्ता में आते ही इन मानवता और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ मुहिम में तेजी लाई। जिस पैसे से ड्रग्स खरीदी जाती है उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोलियां, बम, बारूद और बंदूक खरीदने में किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त देश के संकल्प के साथ मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई। संस्थाओं में समन्वय, संस्थागत ढांचे में सुदृढ़ता और जन जागरूकता अभियान। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर जोर देकर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2019 से एक अप्रोच लिया है। समन्वय और सहयोग के आधार पर नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको पुख्ता करना, मजबूत करना, परिणामलक्षी बनाना और सफल। वर्ष 2019 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित 4 स्तरीय एनकॉट द्वारा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की नीति से कार्रवाई में तेजी आई। इसके साथ ही एनसीबी को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2019 में मादक पदार्थों की तस्करी और उसकी विस्तृत जांच के लिए जेसीसी का गठन हुआ। इसके साथ ही एनसीबी के कैडर का भी पुनर्गठन किया गया। दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्थायी इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनसीबी ने सभी गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस निदान तैयार किया है। इसमें गिरफ्तार अपराधियों की सभी जानकारी जैसे फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान, मामले का विवरण, अदालती आदेश इकट्ठे किए जाते हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के ट्रेंड एनालिसिस एवं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सिम्स ई पोर्टल भी विकसित किया गया है। नशे के वित्तीय लेन देन पर नकेल कसते हुए FIUIND, ED एवं अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर संपत्ति जब्ती में तेजी की गई है। इसके तहत जून 2023 तक एनसीबी ने ऐसे 33 मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर 7 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी फ्रीज की है। गृह मंत्रालय ने नशीली दवाओं के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए ड्रग नेटवर्क चार्ट तैयार कर इसके मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया है। मादक पदार्थों को सूंघकर पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों के एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पुल की स्थापना की गई है और पहले चरण में 10 कार्यालय खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने समुद्री मार्ग से होने वाली ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सभी तटवर्ती प्रदेशों के साथ कोस्ट गार्ड, नेवी, पोर्ट्स अथॉरिटी को विशेष प्रयास के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की खेती की समस्या के निवारण हेतु ड्रोन के प्रयोग के लिए एक अंतर मंत्रालय स्टडी ग्रुप का गठन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में किए गए इन प्रयासों का ही परिणाम है कि एनसीबी द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 160% की वृद्धि हुई है और इसके कारोबारियों के विरुद्ध 199% अधिक मामले दर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत को नशा मुक्त करने का अभियान अब रंग लाने लगा है। देश अब नशा और उसके व्यापार की जड़ों पर प्रहार करते हुए नशा मुक्त भारत की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है।
सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि विरोधियों पर काबू पाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कई पहल की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खतरे के अनुरूप युद्ध लड़ने के तरीकों, रणनीति और अवधारणाओं में सुधार भी किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में रक्षा प्रमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान ये तमाम बातें कही। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भविष्य के लिए सशस्त्र बलों को और मजबूत करने के लिए स्वदेशी साधनों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और परिचालन रसद को शामिल करने की क्षमता विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध लड़ने की दक्षता को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही ये भी जोड़ा कि कारगिल युद्ध देश की सशस्त्र सेनाओं की दृढ़ता, निस्वार्थता, साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय बन गया है और ये सामूहिक रूप से देश को भविष्य के खतरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं। The lessons learned by shedding blood must remain ingrained with the military. It's been 25 years since we fought the Pakistanis intruders on those icy heights. The importance of Kargil war extends beyond the immediate military outcomes. It was a conflict that underscored the need for a robust and responsive defense strategy. We have taken a bit long to promote jointness and jointmanship. This is one of the tasks actually interested to my appointment at the CDS, and actually I'm happy to inform you all that we have moved beyond jointness and we are actually working towards promoting a joint culture. Integrating the three services into multiple domains is another success which we've been able to achieve in some manner. We are also trying to create joint structures for operations that would separate out force generation from force application. While we discuss and draw lessons from the past, we must look into the future, as no war in future is going to be fought as the last one. We can say that we are actually now on the cusp of a third revolution in military affairs. There is an inescapable requirement of seamless integration across all domains: land, sea, air, space, information and cyberspace, and infusion of interoperable systems among various branches of the armed forces. That, I think, will lay the basic foundation for us to be prepared for warfare of the future. और अब बात भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे की। बीसीसीआई ने गुरुवार की शाम श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम की घोषणा कर दी है। टी20 में हार्दिक पांड्या की जगह सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। वहीं शुभमन गिल को वनडे और टी20 का नया उपकप्तान भी बनाया गया है। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली वनडे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। रोहित और विराट ने 2023 विश्व कप फाइनल के बाद भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है। इसके साथ ही वनडे टीम में पहली बार हर्षित राणा और रियान पराग को जगह मिली है। रियान ने भारत के लिए टी20 खेला है, वहीं हर्षित ने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है। वनडे टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है। इसके साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद पहली बार श्रेयस अय्यर टीम इंडिया में शामिल किए गए हैं। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की वनडे टीम में रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान, विराट कोहली, केएल राहुल विकेटकीपर, ऋषभ पंत विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रियान पराग, अक्षर पटेल, खलील अहमद, हर्षित राणा होंगे। श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में सूर्यकुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल उपकप्तान, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज शामिल हैं। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। सुप्रभात में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।